हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो यूरोपियन और फ्रेंच हिस्ट्री में तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स में से एक घटना इसको माना जाता है। ऐसा क्यों है और इसी चीज़ को हमें डिटेल में देखना भी है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वर्ल्ड हिस्ट्री में इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। वो सारी चीज़ें तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिटेल में देख लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन सच में था क्या और ऐसा क्या था इस रिवॉल्यूशन में जो कि दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है। उनमें से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, अमेरिकी रिवॉल्यूशन हो गया, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन है। इन सभी को हमें आने वाली वीडियोज़ में पढ़ना है, लेकिन इनमें सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इसको जान लेते हैं कि क्या था। एक्चुअल में फ्रांस जो है 1700 जो लास्ट का समय था 18वीं शताब्दी का, उसमें 1789 से लेके स्पेशली 1799 के बीच में 10 साल में जो इवेंट हुए, वो जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा था देश के अंदर, जो इंटरनली उनके यहाँ पे सत्ता में, पॉलिटिकल अफेयर्स में जो परिवर्तन आ रहा था, उसी को बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हालांकि आगे भी चल के छोटे मोटे रिवॉल्यूशन हुए फ्रांस में, लेकिन उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। जो मेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 1789 से लेके 1799 के बीच में हुआ। ठीक है, और इसमें घटनाएं क्या क्या हुई और कैसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन काम किया, उससे पहले एक बात और जानते हैं। देखिए, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहां से शुरू हुआ रिवॉल्व करके वहीं पे आ गए, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाया और वहीं पे पहुंच गए। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ट्रू मायने में एक सच्चा रिवॉल्यूशन था। और वो कैसे? यहाँ पे सबसे पहले हुआ करती थी मोनार्की, यानी कि राजा का रूल हुआ करता था और बर्बन डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी। उसके बाद ये रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और धीरे धीरे लोगों ने जब आंदोलन किया तो यहाँ पे मोनार्की से रिपब्लिकन मोनार्की बना और उसके बाद ये प्योर रिपब्लिक बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलने लग गई। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक समय आया जब नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि मॉडर्न एरा का सबसे अच्छा मिलिट्री लीडर माना जाता है, आप सभी ने नेपोलियन बोनापार्टे का नाम सुना ही होगा, उसने यहाँ पे इस रिपब्लिकन का, ये जो यहाँ पे इन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनाई थी एक तरीके से, उसका तख्ता पलट करके, कू करके फिर से अपनी डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे का भी अंत आया 1815 में और फिर से वही मोनार्की जो पहले हुआ करती थी, बर्बन डायनेस्टी, वही यहाँ पे फिर से रीइंस्टॉल हो गई। तो आप देखिए, जहाँ से शुरू हुआ था, जिस डायनेस्टी ने यहाँ पे शुरू में रूल किया था, घूम के 10 साल के पीरियड में, या 10 साल के पीरियड में तो नहीं, 1815 में आने वाले समय में, इसमें आप 16 साल और जोड़ लो तो लगभग 26 साल में वहीं पे हम पहुंच गए। तो ये रिवॉल्यूशन तो 1789 से लेके 99 तक का ही माना जाता है, लेकिन बाद में बोनापार्टे के बाद 15 साल बाद ये वापस से यहाँ पे वही मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। ये एक सच्चा रिवॉल्यूशन है, एक सच्ची क्रांति है, जिसमें आप जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पे पहुँच गए। दुनिया की बहुत सारी क्रांतियों को रिवॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं है जिसमें जहाँ से सच में शुरू हुए वहीं एग्जैक्ट पहुँच गए। ऐसा बहुत कम देखने को आपको मिलता है। अब बात करते हैं इसके, हमें जो पढ़नी है वो सब चीज़ें, कंटेंट। सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे की एक लंबी कहानी क्या है, कैसे रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उससे पहले क्या बड़े घटनाक्रम हुए, उनको समझेंगे। उसके बाद इस रिवॉल्यूशन के पीछे के कारणों को समझेंगे। उसके बाद कुछ बड़े इवेंट जो हुए इस रिवॉल्यूशन में उनको पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेट जर्नल है 1789 में बुलाई गई थी, फिर नेशनल असेंबली, ये का जो पीरियड है 1789 से 91 के बीच का टाइम है, फिर लेजिस्लेचर असेंबली का टाइम है 91 से 92 के बीच में, नेशनल कन्वेंशन का टाइम है 92 से 95। देखिए, नाम बोल रहा हूँ लेकिन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, फ्रांस जब ऐसे ही नहीं है कि रिपब्लिक बन गया, एक राजा को हटाया और रिपब्लिक बन गया, इतना आसान नहीं था। लोगों ने आंदोलन किया, कुछ लोगों के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने क्या बनाया, संविधान बनाया। लेकिन बाद में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार संविधान बनाया गया है फ्रांस की क्रांति के दौरान। और क्यों? अलग अलग लोगों के टाइम पे अलग अलग लोगों के हाथ में सत्ता आई और समय बदलता गया और चीज़ें बदलती गई, तो हर बार संविधान भी बदलना पड़ा। तो इसी तरीके से संविधान बदलता गया, डायरेक्टरी रूल आया और फाइनली 1799 में जब नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को वहाँ पे कंसोल्यूट घोषित कर दिया और खुद को वहाँ पे राजा घोषित कर दिया। राजा तो उसने 1804 में किया था एक्चुअल में, एम्परर ऑफ फ्रांस तो 1804 में किया था,
लेकिन अपने हाथ में सत्ता ले ली थी 1799 में तख्ता पलट करके, कू करके। ठीक है, तो इन सभी घटनाओं को हमें डिटेल में पढ़ना है कि क्या कुछ घटित हुआ और क्या क्या इसके पीछे की कहानी है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड को। अब आप जानते हैं, आपने भारत का इतिहास भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो 18वीं शताब्दी का वो समय था, 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ही दुनिया में, यूरोप में स्पेशली, दो बड़ी पावर उभर के आई थी। उसमें एक था ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा था फ्रांस। ये दोनों इंपीरियलिस्टिक पावर थी। दोनों को अपने अपने राज्य का विस्तार करना था, दुनिया भर में इनको अपनी अपनी कॉलोनीज बनानी थी। और कॉलोनीज बनाने के चक्कर में इन दोनों के बीच में आपस में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते थे। इंडिया में भी हुए थे। इंडिया में कौन सी वॉर हुई थी? फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में जो राइवलरी चली थी, उसको हम भारत में क्या बोलते हैं? द कर्नाटिक वॉर, जो कि साउथ इंडिया में कर्नाटिक रीजन में लड़े गए, जिसमें अंतिम रूप से ब्रिटेन जो है वो विजय हो गया। ब्रिटेन को वहां पे जीत मिली और हम उसके बाद में ब्रिटेन की कॉलोनी बने, ना कि फ्रांस की कॉलोनी बने। ये सब आप जानते हैं। वो सब चीज़ें भी इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप देखेंगे बैकग्राउंड है। कैसे? देखिए, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। कुछ प्रॉक्सी वॉर लड़े गए और कुछ डायरेक्ट वॉर लड़े गए। और अगर बड़े वॉर की बात करें तो 7 ईयर वॉर जो है, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, 7 साल तक लड़ा गया। ये 1756 से लेकर 63 के बीच में लड़ा गया था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे बताऊंगा आगे चल के। तो इस वॉर में फ्रांस जो है वो हार गया और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन जीत गया। तो ब्रिटेन जीत गया तो उसको दोहरा फायदा हुआ। एक तो फ्रांस की जो बहुत सारी कॉलोनीज थी उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया ब्रिटेन ने, और दूसरी चीज़ क्या हो गई कि इनका बहुत सारा पैसे का नुकसान हुआ फ्रांस का, क्योंकि एक 7 साल का युद्ध लड़ने में आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो फ्रांस यहाँ पे बहुत ही घाटे में चला गया सप्तवर्षीय युद्ध में। उसके बाद क्या होता है कि साल 1775 से लेके 83 के बीच में क्या हुआ? एक बड़ी घटना हुई दुनिया के इतिहास में। वो है क्या है? अमेरिकी रिवॉल्यूशन। अमेरिका ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसमें जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में अमेरिका ने ब्रिटेन से वहाँ पे आज़ादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी 1775 से 83 के बीच में। इस लड़ाई में जो अमेरिकी रिवॉल्यूशन था, उसमें फ्रांस ने बढ़ चढ़ के अमेरिकियों की मदद करी। उन्होंने सोचा कि हम ग्रेट ब्रिटेन को सप्तवर्षीय युद्ध में तो नहीं हरा पाए, लेकिन अब हम कम से कम इनको नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका से तो भगाने में मदद करें अमेरिकियों की, ताकि ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे कमज़ोर हो। तो इंग्लैंड को कमज़ोर करने के लिए यहाँ पे जो लुई 16 उस समय राजा हुआ करते थे फ्रांस के, उन्होंने मदद करी अमेरिकियों की, वहाँ के नेटिव्स की मदद करी। तो इससे क्या होता है कि फ्रांस को और ज़्यादा घाटा हुआ आर्थिक रूप से, क्योंकि उनको पैसा और ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ा। और यहाँ पे आपको देखना है कि फ्रांस जो है वो बहुत बुरी तरीके से आर्थिक घाटे में चला गया और बैंकक्रप्ट हो गया। तो ये जब घटनाएं हो रही हैं, किसी भी रिवॉल्यूशन का जो बड़ा कोज होता है ना, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि उसके इकोनॉमिकल कोजेज होते हैं। कि इकोनॉमी अगर ठप पड़ गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें बदलाव होती हैं, सोसाइटी में अनइक्वालिटी होती है, वो सब चीज़ें ठीक है, वो चलती हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन इकोनॉमिकल घाटे को लोग ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये मैप है सप्तवर्ष 7 ईयर वॉर का, और 7 ईयर वॉर के ऊपर मैंने वीडियो भी स्पेसिफिकली बना रखा है, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं, जानना चाहते हैं तो। लेकिन इस मैप को हम चर्चा करेंगे, पहले एक बार थोड़ी सी और चीज़ों को देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो इस आंदोलन के पीछे के कारण क्या थे, तो हम उन कॉजेज को स्पेसिफिकली अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज को अलग से पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल कॉजेज को अलग से पढ़ेंगे, जो सामाजिक कारण है, सोशल कॉजेज हैं, उनको अलग पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल आइडिया का स्प्रेड होने की वजह से कुछ कॉजेज बने, उनको अलग से। और जो इंस्टेंट कारण बने, जो अंतिम, जिनको ये बोल सकते हैं अब तत्कालीन कारण जो बने, उनको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था उस समय। ये जो फ्रांस था उस समय का, जो मोनार्क था उस समय, किस तरह से काम करता था। तो वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी रूल किया करती थी। बर्बन डेस्पोट्स इनको बोलते थे। डेस्पोट होता है निरंकुश राजा, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो, जिसकी सत्ता कंट्रोल हो, पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो पूरी पावर। तो बर्बन इनकी डायनेस्टी थी। हालांकि अब तो बर्बन के बिस्किट आते हैं, लेकिन उस समय डायनेस्टी थी। और ये जो राजा है, ये है लुई 14। ये जो लेगी पहन रखी है ना इसने, लड़कियों वाली, और ये बाल हैं, तो राजा है ये, वैसे लड़की नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो बर्बन डेस्पोट हुआ करते थे ये। तो सबसे पहले हम लुई 14 की बात करेंगे, 15 की और 16 की, 3 लुई की बात करेंगे। बाकी पीछे वालों को और आगे वालों से हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्क थे, किसी तरीके का इन पे कोई कंट्रोल था नहीं। इन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, फ्रांस के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ में फ्रांस को जीत मिली, कुछ में फ्रांस को हार भी मिली। उनमें से एक है स्पेनिश सक्सेशन वॉर। तो बात क्या चलती रहती थी, आप यहाँ पे देखिए, मैं वापस से मैं आपको बता रहा हूँ
कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो फ्रेंड है वो फ्रांस का दुश्मन, फ्रांस का जो दोस्त है वो ग्रेट ब्रिटेन का दुश्मन। तो मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त, ये सब चीज़ें चलती रहती थी इनके बीच में इंपीरियलिस्ट पावर को बढ़ाने के लिए। बस इतना ही था इनका मकसद। कोई इनका ये नहीं था कि कोई यहाँ पे आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही थी, दोनों में मोनार्की थी, सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन इनके बीच में एक तरीके से लड़ाई थी। तो स्पेन में यहाँ पे सत्ता परिवर्तन जब हो रहा था तो फ्रांस ने मदद करी कि यहाँ पे सत्ता इनके हिसाब से राजा बने, और ब्रिटेन चाहता था उनके हिसाब से राजा बने। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे अलाई दिख रहे हैं ना रेड कलर के, ये भी बदलेंगे। इसको इसीलिए मैं अभी यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि वॉर ऑफ सक्सेशन जो हुआ, स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन, उसमें फ्रांस जीत गया, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रांस को आर्थिक घाटा हुआ। एक ऐसे देश की लड़ाई, स्पेन में राजा कौन बनेगा इसके लिए लड़ाई चल रही है, तो फ्रांस का खुद का तो कोई मोटिव है नहीं उसमें, फ्रांस के देश के लोगों को तो कोई फायदा हो नहीं रहा। तो इससे उसमें फ्रांस को जो नुकसान हुआ और लोगों को इससे भी चिढ़ हुई। दूसरी बात है लुई 15 की बात करते हैं। लुई 15 जो है, इन्होंने 1715 से लेकर 1774 के बीच में इनका टाइम रहा। ये भी एब्सोल्यूट मोनार्क थे, किसी तरीके का इन पे कंट्रोल था नहीं। इनके टाइम पे दो बड़े वॉर हुए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, इसको मैंने कवर किया था जब हम कर्नाटिक वॉर पढ़ रहे थे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो हुआ था, उसका ये रीजन भी था, इंडिया में भी कर्नाटिक वॉर चल रहा था ना, उसका भी ये रीजन रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया। इसमें फ्रांस हार गया। और ये वॉर, सक्सेशन वॉर था क्या, ये है ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया अभी का जो देश है ये पहले अलग होता था, यहाँ पे होली रोमन अंपायर था जिसको हम्सबर्ग मोनार्की भी बोला करते थे। ये जो एरिया है, यहाँ का जो राजा था वो जब मर गया तो उसके कोई बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी जिसका नाम था मारिया थेरेसा। वो बनना चाहती थी वहाँ की महारानी। तो यहाँ पे कुछ लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे महारानी बनने में, और कुछ लोग कहते थे कि ये राइटफुल हेयर है ही नहीं इसकी, तो उसको राजा बनना वो पसंद नहीं करते थे। तो फ्रांस है, स्पेन है, और ये जो देश हैं ब्लू कलर के मैप में, ये तो इस ऑस्ट्रियन अंपायर के जो सक्सेशन है उसमें मारिया थेरेसा के खिलाफ थे। दूसरी तरफ था ब्रिटेन ये, और दूसरी तरफ ये हैनोवर, डच रिपब्लिक, ये जब देश थे ये सारे इस थेरेसा मे के पक्ष में थे। थेरेसा मे तो सॉरी, ब्रिटेन की पूरे प्रधानमंत्री हैं, मारिया थेरेसा की बात कर रहा हूँ मैं, तो मारिया थेरेसा के पक्ष में थे। अंतिम रूप से मारिया थेरेसा यहाँ पे रानी बनी और यहाँ पे फ्रांस की हार हुई इस सक्सेशन की लड़ाई में। दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि भारत में भी कर्नाटिक वॉर यहाँ पे इंग्लैंड, ये फ्रांस जो है हार चुका था। दूसरा बड़ा इवेंट हुआ 7 ईयर वॉर, जो कि 1756 से लेकर 63 के बीच में लड़ा गया, और 7 साल की इस लड़ाई में फ्रांस अंतिम रूप से हार गया, जो कि इनके लिए बहुत ही बड़ी हार थी। इस मैप को ध्यान से देखिएगा, और अगला मैप जो है 7 ईयर वॉर का, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्टुगीज़ जो है वो किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, ये सेपरेट हैं। आगे चल के पोर्टुगल जो है और स्पेन की आपस में भिड़त हो जाती है, जिसकी वजह से पोर्टुगल जो है वो तो ब्रिटेन का पक्ष लेते हैं और स्पेन तो फ्रांस के अलाई था ही था। आने वाले समय में ये जो ऑस्ट्रियन मोनार्की थी, पिछले मैप में हमने क्या देखा कि ऑस्ट्रियन मोनार्की जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में है, लेकिन आगे वाले मैप में आप किसके पक्ष में देख रहे हैं, ब्लू कलर में है, यानी कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया अब अलाई हो चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो वहाँ पे प्रिंसेस थी, जो आगे चल के हम मैरी एंटोनिया करके नाम था उसका, वो फ्रांस के राजा के साथ शादी हो गई थी उसकी, जो लुई 16 जो आने वाले राजा हैं उनके साथ शादी हो गई थी। तो इनके बीच में तो मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया था। लेकिन 7 ईयर वॉर में ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, ये सारे के सारे देश, सैक्सोनी, ये सब के सब ग्रेट ब्रिटेन के सामने टिक नहीं पाए। पोर्टुगीज और ये सब लोग, प्रूशिया वगैरह, ये सब जीत गए और यहाँ पे फ्रांस हार गया। तो आप देख रहे हो कि कितना धीरे धीरे करके फ्रांस कमज़ोर होता जा रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, और फ्रांस की जो प्रेस्टीज है वो दाव पे लग गई है। अब क्या हुआ है, लुई 16 राजा बनते हैं। लुई 16 जो हैं ये किस तरह के राजा थे, इनको आप कंपेयर करना चाहते हैं, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़िए तो ये थोड़े उस तरह के थे जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जिस तरह के राजा थे, उस तरह के राजा थे। कैसे कि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट इनको माना जाता था, लेकिन ये अनऑफिशिएंट थे। इनकी जो पॉलिसी थी वो लोगों को न तो समझ में आती थी, न ये पूरी तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर पाते थे। और जो मैंने कहा, मैरी एंटोनिया जो इनकी वाइफ थी, वो इनकी एक बैड एडवाइज़र मानी जाती है, कि उनकी जो एडवाइस ये बहुत ज़्यादा लेते थे, और उनकी बाद ये इनको उन एडवाइस में इनको ज़्यादा सक्सेस मिली नहीं, बात ये है। तो लोगों के बीच में फेमस
इनफेमस हो गए, लोग इनको पसंद नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, वो ये था कि अमेरिकियों की मदद करना उनके रिवॉल्यूशन में, ब्रिटेन से आज़ादी लेने में। तो 1775 से लेके 83 के बीच में जो अमेरिका ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसमें फ्रांस ने बढ़ चढ़ के अमेरिकियों की मदद करी, जिससे फ्रांस को और आर्थिक घाटा हुआ। तो 7 साल तो एक लड़ाई में इन्होंने बहुत सारा समय लगाया, फिर ये 7 साल 8 साल का अमेरिका का रिवॉल्यूशन चला, उसमें इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, पैसा डाला, अपने लोगों को भेजा, प्रॉक्सी वॉर में इन्होंने हेल्प करी। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांस को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ और लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फ्रांस की बैंकरप्सी की हालत हो गई थी। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉजेज़ को साथ में आप जोड़ के देखिए। दूसरी इकोनॉमिकल कॉजेज़ में आप ये देखिए, एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि पॉलिटिकल कॉजेज़ की वजह से ही इकोनॉमिकल घाटा हुआ। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि 1788 और 89 के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी, हार्श विंटर थी। फ्रांस का मौसम इतना अचानक से चेंज हुआ और वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया, खेती वहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होने की वजह से लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा, एक फेमाइन जैसी स्थिति हो गई क्रॉप फेलियर की वजह से। और ये जो फेमाइन हुआ जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई। एक तो ये चीज़ हुई, साथ ही साथ अगर आप फ्रांस की जनसंख्या को देखेंगे तो साल 1700 से लेकर 1789, 90 साल के समय में फ्रांस की जनसंख्या लगभग 40% बढ़ गई। 2 करोड़ से लेकर लगभग 2 करोड़ 80 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या हो चुकी थी। तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही थी तो आपको फूड ग्रेन्स भी और ज़्यादा चाहिए, फूड ग्रेन्स वैसे ही कम हो रहे थे। तो आप जानते हैं कि इस तरीके का कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म तो उस समय आए नहीं थे, तो क्रॉप भी बहुत कम होती थी। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह आने के बाद तो कम ज़मीन में ही बहुत ज़्यादा खेती होने लगी, वो ऐसा चीज़ कुछ था नहीं, साइंटिफिक मेथड थे नहीं। तो यहाँ पे खेती बाड़ी की कमी हो गई, तो लोगों के सामने भूखमरी की समस्या आ गई और ये इकोनॉमिकल कॉजेज जो हैं ये बहुत बड़े कॉजेज बने। ठीक है, उसके बाद है ये आगे चल के इसी की वजह से एक ट्रिगरिंग कोज भी बनेगा, उसको हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तीसरी बात है सोशल कोज, यानी कि सामाजिक कारण क्या थे। तो हम फ्रांस के समाज को समझते हैं, फ्रांस के समाज को समझते हैं उससे पहले आपने भारतीय समाज को एंशियंट समय से आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत कि 4 तरीके के वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी तरीके से समाज क्लासिफाइड था ना, उसी तरीके से थोड़ा सा आप देखिए कि फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में क्लासिफाइड था। इसको बोलते थे 3 स्टेट। पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट को लोग थे, दूसरे स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, दूसरे स्टेट में आते थे नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल। क्लर्जी यानी कि वो लोग जो चर्च के लोग थे, जो धर्म से रिलेटेड लोग थे, जैसे पोप हो गया, फादर हो गए, छोटे फादर, बड़े फादर, ये सब लोग जो धर्म से रिलेटेड लोग थे वो तो थे क्लर्जी, उनको क्लर्जी बोला जाता था। दूसरे थे नोबेलिटी, इसमें शाही परिवार के लोग, ठीक है। उसके अलावा जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो सब लोग इसमें शामिल थे। उसके अलावा कॉमन आम आदमी तो आप सभी जानते ही हैं कि छोटे किसान हैं, आर्टिशियंस हैं, डॉक्टर, लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन, राइटर्स, सब लोग इसमें आ गए। आम आदमी, मजदूर, लेबर, फिलोसोफर सब इसके अंदर आते थे। तो अगर आप बात करें क्लर्जी की, तो सबसे अच्छी स्थिति जो थी वो क्लर्जी की थी यहाँ पे इनके समाज में। वो टॉप पोजीशन पे थे, वो चर्चेज और मोनेस्ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को चलाते थे, मैनेज करते थे। इनके ऊपर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता था और इनकी जनसंख्या सिर्फ 1 से 1.5 लाख के बीच में थी। इतनी कम जनसंख्या थी, लेकिन उसके बाद भी लैंड जो है, ज़मीन जो है, इस चर्च को और इन लोगों को लगभग 10% ज़मीन मिली हुई थी पूरे फ्रांस की। यानी कि आप देख रहे हैं कि इतने कम लोगों को, जो कि 1% लोग नहीं है, उनको 10% ज़मीन मिली हुई है। तो आपको दिख रहा है कि रिसोर्सेज का कितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ है नोबिलिटी, ये भी वो लोग थे जो कि टैक्स इनको देना नहीं पड़ता था। ये यहाँ पे कोर्ट में रहते थे, लग्जरी लाइफ अपनी स्पेंड करते थे और आम लोग जो इनके अंडर जो काम करते थे, जो छोटे किसान, मजदूर है ना, उनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं था। ये अपनी लाइविश लाइफस्टाइल में बिजी रहते थे, मस्त रहते थे। इनकी जनसंख्या 4 से 5 लाख थी और इनके पास 25% ज़मीन थी। तो देखिए, इन दोनों को मिला के आपके पास 1 से 2% या 3% लोग बनते हैं। और इनके पास कितने रिसोर्स हैं, लैंड को देखें, मेन तो उस समय रिसोर्स लैंड ही था। तो 35% ज़मीन इनके पास है, सिर्फ 2-3% लोगों के पास। बाकी बचे हुए लोग जो आम आदमी थे, गरीब लोग थे, उनके पास ज़मीन तो थी 65%, लेकिन उनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 70 लाख, लगभग 95-97% लोग यही थे।
साथ ही साथ इन दोनों को तो कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था। टैक्स किनको पे करना पड़ता था? सारी तरीके की डिफ़िकल्टी किनको फेस करनी पड़ती थी इनको। तो ये जो है तीसरा जो स्टेट है, ये पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया था फ्रांस की सोसाइटी में। तो ये भी एक बड़ा कोज बना फ्रांस के रिवॉल्यूशन का। हम देखेंगे कैसे कैसे बनेगा, आगे देखिएगा। स्प्रेड ऑफ इंटेलेक्चुअल आइडियाज़। अब क्या है कि ज्यों ज्यों समाज डेवलप हो रहा था और आगे ग्रोथ कर रहा था, तो बहुत सारी एक ऐसी क्लास आपके सामने राइज हो रही थी जो कि पढ़ी लिखी थी, जो कि फिलोसोफर्स थे, जैसे रैशनल थिंकर्स थे, जो न्याय संगत बातें करते थे। एजुकेटेड मिडिल क्लास था। एजुकेटेड मिडिल क्लास को उस समय बोलते थे बुर्जवासी, वहाँ की फ्रांस की लैंग्वेज में बोलते थे। ठीक है, तो शब्द बुर्जवासी है या फिर जो भी है फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज है। ठीक है, तो बुर्जवासी बोलते थे इनको। उनके साथ साथ कुछ बड़े फिलोसोफर्स हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम है जॉन लॉक का। जॉन लॉक का नाम आप सभी ने शायद सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिबरल फिलोसोफर थे ये। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी इनलाइटन माइंड के आइडियाज़ दिए। ठीक है, इनसे लोग बहुत प्रभावित थे। इनका एक कोट पढ़िए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस तरह की ये शख्सियत थे। इन्होंने कहा, ऑल मैन बाई नेचर आर इक्वल इन दैट इक्वल राइट दैट एवरी मैन हैड टू हिज नेचुरल फ्रीडम। तो इन्होंने फ्रीडम की बात करी, सबको इक्वलिटी का दर्जा देने की बात करी, और इन्होंने कहा कि हर आदमी इंडिपेंडेंट पैदा हुआ है और इस आदमी के ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं हो सकता, चाहे वो राजा हो या कोई भी क्यों ना हो। तो उसकी लिबर्टी है, उसकी हेल्थ है, उसकी लाइफ के ऊपर किसी और का पोजीशन नहीं हो सकता। तो इस तरीके की बातें जॉन लॉक ने करी। और भी बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, जैसे कि एम्यूअल कांत थे। इन्होंने कहा, एक बुक लिखी जो एक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। जीन जैक रूसो, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे। इन्होंने पीपल्स सोवरेंटी की बात करी, लोगों की संप्रभुत्व की बात करी। इन्होंने राजा के बारे में नहीं, लोगों के ऊपर फोकस किया। मॉन्टेक्यू जो है, इन्होंने कहा सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सत्ता के अंदर चर्च का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीति और धर्म के सेपरेशन की बात करने वाले व्यक्ति थे ये, जो कि आगे चल के धीरे धीरे हुआ भी, दुनिया के सभी देशों में हुआ, सिर्फ फ्रांस में नहीं। आगे चल के आप देखेंगे कि चर्च को तो एकदम सेपरेट कर दिया गया राजनीति से, जो कि ज़रूरी भी था। और ये इन्होंने बात की। वोल्टायर ने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। तो लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, डिस्कशन शुरू हो गए। और डिस्कशन होने से बहुत प्रभाव पड़ता है किसी भी समाज में, और किसी भी रिवॉल्यूशन की शुरुआत में लोगों के क्रांतिकारी विचार जो हैं यहाँ पे सामने आने लग गए। और ये जो बर्बन डेस्पोट जो थे, ये जो राजा थे, लुई 16, 15, 14, ये सब अपने आप को कहते थे कि हमें ईश्वर ने अपॉइंट किया है कि हम तुम पे रूल करें। ऐसी ऐसी बातें करते थे। और पहले जो लोग जो समझदार नहीं थे, जिनके पास इतनी एजुकेशन नहीं थी, वो इनकी बातों को मान भी लेते थे और इनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने इनके ऊपर सवाल करना शुरू कर दिया कि सच में, क्या सच में ईश्वर ने इनको अपॉइंट किया है? इन लोगों को जो हमारे बिल्कुल केयर नहीं करते, इनको ईश्वर ने अपॉइंट किया है, तो मतलब कैसे? आप इसका प्रमाण कैसे दे सकते हैं? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ का राइज होना शुरू हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग क्या है कि सभाएं बिठा के लोग जब मिलते थे कहीं पे भी, जैसे ये यहाँ पे पार्टी करने के लिए मिले हैं, सैलून कल्चर शुरू हो गया। सैलून में बैठ के लोग एक दूसरे से बातें करते थे, तो ये सैलून कल्चर था। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट घटना है। ये एक तस्वीर है जिसमें देखो, सब लोगों को पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, लेकिन एक आदमी जैसे यहाँ पे पढ़ रहा है न्यूज़पेपर, ये ज़ोर ज़ोर से बोल के बाकी सबको बता रहा है कि क्या क्या देश में चल रहा है, और क्या क्या ये जो फिलोसॉफिकल जो लोग हैं, इन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं। तो मैगजीन और अखबार को लोगों के सामने शेयर किया जाता था। इस तरीके का कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो लोग बेसिकली ये है कि बात करना शुरू कर चुके थे उनके देश की स्थिति, और जो थर्ड स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोगों में बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में भी वो बात करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद रिवॉल्यूशन का टाइम आ गया, और देखिए क्या होता है। स्टेट जर्नल, स्टेट जर्नल ऑफ 1789 बोलूँ तो ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा। स्टेट जर्नल क्या हुआ करता था? एक तरीके की आप इसको महापंचायत या सुपर पार्लियामेंट मान सकते हैं। कि देखो, उस समय कोई पार्लियामेंट तो होती नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक में होती है। और ये स्टेट जर्नल था। ये यहाँ पे तो मोनार्की थी, तो मोनार्की है तो राजा था, वहाँ पे किसी तरीके की पार्लियामेंट थी नहीं। लेकिन जब भी कोई बड़ा इशू पे, किसी बड़े मुद्दे के ऊपर राय लेनी होती थी तीनों स्टेट के लोगों से, समाज के लोगों से, तो एक राजा जो है क्या करता था, एक स्टेट जर्नल बुलाया करता था। ये एक बड़ी महापंचायत बुलाता था। तो क्या है, 1789 में जब वो
ब्रिटेन ये फ्रांस जो है बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, तो यहाँ के राजा लुई 16 ने क्या किया, तीनों स्टेट के लोगों को समन भेजा और कहा कि आप आइए, हमें चर्चा करनी है हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है इनको हमें मैनेज करना है। तो बेसिकली मैनेज करने का मतलब यही था कि टैक्स बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाना है और कुछ नहीं था। और टैक्स बढ़ाना है तो ऑब्वियसली आपको पता है थर्ड स्टेट पे बढ़ेगा, पहली दो स्टेट के ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं है, वो तो टैक्स फ्री है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो स्टेट जर्नल है 1789 के 5 मई 1789 को इसको बुलाया गया था। और इससे पहले जो स्टेट जर्नल हुई थी वो 1614 में हुई थी, 175 साल पहले। तो इन इतने सालों के बीच में राजा ने कोई स्टेट जर्नल बुलाई नहीं थी, तो बहुत कुछ बदल चुका था। लेकिन स्टेट जर्नल के जो पहले के रूल थे वही अभी लागू हुए थे। क्या था, सबसे पहले तो राजा ने 300 लोगों को फर्स्ट स्टेट से बुलाया, 300 लोगों को सेकंड स्टेट से और 600 लोगों को थर्ड स्टेट से, यानी कि 300 क्लर्जी, 300 यहाँ पे नोबल और 600 यहाँ पे आपको दिखेंगे क्या, जो ये जो कॉमन पीपल हैं उनकी तरफ से डेलीगेट्स यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने लोग आ गए, 1200, ठीक। लेकिन 1200 लोगों का अलग से वोट नहीं होगा कि एक एक आदमी का 1200 वोट होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या है, वोटिंग का सिस्टम क्या था, इन्होंने ये कर रखा था स्टेट जर्नल में कि पहले से जो 3 स्टेट हैं, इस स्टेट का एक होगा, इस स्टेट का एक वोट होगा और इस स्टेट का एक वोट होगा, उसमें नंबर कितनी हो, इनकी जनसंख्या कितनी क्यों ना हो, स्टेट वाइज यहाँ पे वोटिंग सिस्टम था कि फर्स्ट स्टेट के लोगों को एक वोट माना जाएगा, सेकंड स्टेट के लोगों को एक वोट माना जाएगा और थर्ड स्टेट के लोगों को एक माना जाएगा। तो कोई भी टैक्स में या किसी भी इकोनॉमिकल पॉलिसी में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता था तो ये दोनों लोग एक तरफ हो जाते थे, तो ये अकेले रह जाते थे। तो 2-1 से जो फैसला था वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पक्ष में आया करता था। तो इसलिए थर्ड स्टेट के लोग जो थे इससे नाखुश थे, और उन्होंने अब की बार क्या कहा कि हमें एक स्टेट मत काउंट करो, हमें 600 लोगों को इंडिविजुअल काउंट करो, इनको भी 300-300 को अलग इंडिविजुअल काउंट करो, तो हम क्या है, एक आदमी को एक वोट दो। तो राजा ने इस बात को मानने से मना कर दिया। लुई 16 ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से हमारी परंपरा है कि हम हर स्टेट को एक वोट देते हैं। लोगों ने विरोध कर दिया, लोग इससे वो नाखुश हो गए। तो ये जो वोटिंग है इसमें डेडलॉक हो गया। डेडलॉक होने के बाद ये जो लोग हैं यहाँ पे इस वोटिंग में नहीं हो पाए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा, याद रखना, राइट में जो लोग बैठे हैं और लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। राजा के राइट में वो लोग बैठे थे जो कि प्रो किंग थे, प्रो मोनार्की थे, जो राजा के पक्ष में थे, और दूसरी तरफ वो थे जो राजा के खिलाफ थे, वो लेफ्ट तरफ बैठे थे। इसका आगे हमें काम आएगा, ये बात मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट ओथ हुई, वो क्या है, घटना ऐसी हुई कि राजा ने जब इन लोगों ने हंगामा कर दिया तो इनके लिए गेट ही बंद कर दिए। अपनी जो ये स्टेट जर्नल है इसके गेट बंद कर दिए कि हम आपको फैसले में सम्मिलित ही नहीं करेंगे, थर्ड स्टेट के लोगों को हम ही फैसला ले लेंगे। तो लोग यहाँ पे नाराज हो गए। 17 जून का दिन था, 17 जून 1789 को ये जो लोग हैं थर्ड स्टेट के लोग, इन्होंने एक यहाँ पे राजा के ही महल में, ये जो वहाँ पे वर्साइल में प्लेस हुआ करता था, पेरिस से थोड़ी दूर जाके एक वर्साइल एक नाम की एक जगह है, और आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब सुना ही होगा, तो उसी वर्साइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, वहाँ पे जाके इन सभी लोगों ने, थर्ड स्टेट के लोगों ने ओथ ली, जिसको कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। और क्या ओथ ली, इन्होंने शपथ ली कि हम सब खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित करते हैं, और इस नेशनल असेंबली को तब तक हम डिसॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि एक हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता। तो इन्होंने सीधा ही संविधान की मांग कर दी इसी स्टेट जर्नल से, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो मैं आपको इंस्टेंट कॉजेज़ की बात कर रहा हूँ या ट्रिगरिंग कॉज की बात कर रहा हूँ, वो यहाँ बना, ये स्टेट जर्नल बना। तो बहुत सारी घटनाएं हुई पहले भी, रिवॉल्यूशन से पहले आपको दिख रहा है इकोनॉमिकल कॉजेज़ भी थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे, लेकिन एक ट्रिगरिंग पॉइंट आता है, और वो ट्रिगरिंग पॉइंट ये था, ये जो स्टेट जर्नल की मीटिंग हुई ये, और इन्होंने यहाँ पे नेशनल असेंबली बना ली। अब यहाँ से शुरू होता है क्या, इस जगह से, ये जो टेनिस कोर्ट ओथ है, इसी दिन से रिवॉल्यूशन की सच्चे मायने में शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है। ज्यों ही रिवॉल्यूशन शुरू होता है पूरे देश में थर्ड स्टेट के लोग ही तो होते हैं रिवॉल्यूशन के मेन लीडर। तो
हालांकि कुछ लिबरल लोग जो थे सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट में, जो क्लर्जी जो सच्चे मायने में जो पीछे भी थे, पीछे भी छूटे हुए थे, बड़े फादर्स और पॉप्स हैं, उन लोगों ने भी थर्ड स्टेट के लोगों को नेशनल असेंबली में ज्वाइन कर लिया, और जो लिबरल थॉट रखते थे सेकंड स्टेट में, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, जो कि रैशनल थिंकर थे, उन्होंने इनको ज्वाइन किया। बेसिकली बात यह है। फिर क्या है, शहर शहर गांव गांव में लोगों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। गांव में जो छोटे फार्मर्स थे, उन्होंने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, और उन्होंने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को लूटा, उनको डराया, उनकी ग्रेनरीज को लूटा, उनके जो पास पेपर थे, जो रिकॉर्ड्स थे, लैंड रिकॉर्ड्स थे, उनको जला दिया। तो यहाँ से ये जो टाइम है, इसको बोलते हैं द ग्रेट फियर। और ग्रेट फियर किसके लिए? स्पेशली फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए, उनका जो फ्यूडल नोबिलिटी थे, उनके लिए ये एक ही बहुत ही फियर का टाइम था। लोग डर रहे थे, अपनी जगह को छोड़ के वो भागने लग गए थे ताकि वो बच सके। उनको ये डर लगने लग गया कि ये जो किसान हैं, जो इतना गुस्सा हो गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, ये हो सकता है कि हमें मार दें। ठीक है, तो ये फैक्ट्री लेबर्स थे, इन्होंने भी अपने मालिकों के खिलाफ रिवोल्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद पेरिस में राइट्स शुरू हो गए, कंप्लीट केओस शुरू हो गया। राजा को भी ऐसा लगने लग गया कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुका है। तो लुई 16 ने मिलिट्री को बुलाया, जो भी सेना इनके पास थी पेरिस में और वर्साइल में, सारी मिलिट्री को बुला लिया। ठीक है, कि अब हमें इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना तो ये आंदोलन बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन वहाँ रुका नहीं। लोग इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो गए। उनको लगा कि लुई 16 हम पे ऊपर अब अटैक करवाएगा, क्योंकि हमने आंदोलन कर दिया तो हम पे अटैक करवाएगा। तो इससे लोग नाराज़ हो गए और उन्हें गुस्सा आया कि हम अब आर्मी के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। और उसके दौरान एक बड़ी घटना होती है जिसको बोलते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल प्रिजन। बास्टाइल का एक किला हुआ करता था जिसको जेल की तरह इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। तो लोगों के पास हथियार नहीं थे कि वो आर्मी का सामना कर पाएँ, तो किसी ने उनको बोल दिया कि इस बास्टाइल के किले के अंदर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं। और लोग इस बास्टाइल फोर्ट को एक तरीके से, ये जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी जो थी, इसको इसके रॉयल टायनेटी का एक वो सिंबल मानते थे कि ये इसकी तानाशाही का प्रतीक है, ये जो जेल है बास्टाइल की। तो लोग इतना गुस्सा हुए कि इस पूरे बास्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया। और तोड़ा ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे थोड़ा बहुत तोड़ दिया और अंदर घुस गए, नहीं, इसकी ईंट से ईंट उखाड़ दी। आज भी अगर आप इस जगह पे जाके देखोगे तो आपको बास्टाइल का किला नाम की कोई चीज़ मिलेगी नहीं। ईंट की ईंट उखाड़ दी, और लोगों ने सीरियसली इनकी ईंटों को मार्केट में बेच दिया, इतना गुस्सा था। तो सोचिए उसके बाद क्या किया होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, 7 कैदी थे इसके अंदर, वो बाहर निकल गए, उनको आज़ाद करा दिया गया, और ज़्यादा हथियार भी इनको यहाँ पे मिले नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो बास्टाइल डे है, इसको आज भी सेलिब्रेट किया जाता है फ्रांस में 14 जुलाई के दिन। 14 जुलाई 1789 के दिन की ये घटना हुई थी, और उसके दिन के बाद आज से तक ये इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वीमेंस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन खूब था। अगस्त महीने की बात है, जुलाई की तो बात हम कर चुके हैं। मई में नेशनल असेंबली बनी थी, जून महीने में राइट्स चले थे, जुलाई महीने में बास्टाइल की एक बड़ी घटना हुई थी, अगस्त महीने में वीमेन मार्च इन वर्साइल। वर्साइल का जो बहुत ही मशहूर किला था, बहुत ही आलीशान किला हुआ करता था, वहाँ पे लोगों ने एक अफवाह फैला दी। देखो, आपको पता है कि मैंने कहा था फूड ग्रेन्स की एक बड़ी समस्या थी। तो औरतें लाइनों में लगी हुई हैं, उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिल रहे हैं, अनाज की कमी हुई है। और उसी दौरान एक रूमर फैल जाता है कि बास्टाइल का जो वर्साइल का जो पैलेस है, वहाँ पे जो रानी एंड मैरी हैं, वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी दे रही हैं अपने शाही परिवार के लोगों को, और जो नोबल्स हैं उनको पार्टी दे रही हैं। तो ये बात जब यहाँ की महिलाओं को, आम महिलाओं को पता चलती है, तो वो इससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए अनाज तक नहीं है, और वहाँ पे जो मैरी है, क्वीन है, वो इतनी लेविश लाइफस्टाइल जी रही है और पार्टियाँ दे रही है, इतना उनके पास कहाँ से आ गया। तो इससे औरतें नाराज़ होकर अपने घर में जो भी उनको हथियार मिलते हैं, छोटे मोटे घर के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उनको लेके बास्टाइल की तरफ कूच कर देती हैं। और यहाँ पे लगभग 7,000 महिलाएं होती हैं। तो ये सबसे पहले तो वहाँ के गार्ड्स वगैरह को भगा देती हैं मार के, और उसके बाद किले के अंदर प्रवेश कर लेती हैं। तो वहाँ पे जाके देखती हैं तो वहाँ पे कोई पार्टी तो नहीं चल रही होती है, लेकिन उस अंदर जब किले को जाके देखा जाता है, वर्साइल पैलेस को, तो वो बहुत ही आलीशान किला होता है। इतनी लेविश लाइफस्टाइल को देख के विमेन जो हैं, ये राजा और रानी को मजबूर कर देते हैं कि आप हमारे साथ पेरिस चलिए
और वहाँ पे जाके देखिए कि हम कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और आप उसको महसूस कीजिए। आप यहाँ पे बैठे वर्साइल में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को और हम वहाँ पे भूखमरी से मर रहे हैं। तो लोगों इन औरतों ने, इन 7,000 वीमेंस ने राजा और रानी को बंधक बना के पेरिस ले आई। तो इतना देखिए इस तरीके का गुस्सा था लोगों के बीच में। तो फिर राजा और रानी बेसिकली क्या करने लग गए, उनको आना पड़ा, पेरिस में आके रहना पड़ा। फिर है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी। अब आपको पता है कि जो ही उन्होंने नेशनल असेंबली का बोला था, उन्होंने धीरे धीरे संविधान लिखना शुरू कर दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसको बोलते हैं, जो संविधान निर्माण करते हैं। संविधान सभा मतलब यही है ना, राष्ट्रीय संविधान सभा इन्होंने बना ली। तो वो नेशनल असेंबली जो थी, उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कह दिया। और अगस्त महीने के अंदर ही ये जब इवेंट हुआ था, इसके कुछ दिनों बाद ही लुई 16 को भी ये महसूस होने लग गया कि ये जो लोग हैं, इतनी बड़ी नेशनल असेंबली बना ली है और लोगों का सपोर्ट इनके पास है, तो इसको हमें एक तरीके से तवज्जो तो देनी पड़ेगी। तो नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया और कहा कि आप संविधान बनाइए, उसके बाद में देखते हैं, और चीज़ों को यहाँ पे उसको एक तरीके से मान्यता दे दी। बेसिकली बात यह है, 4 अगस्त 1789 को इन्होंने सबसे पहले जो फ्यूडल रिजीम है उसका अबोलिशन कर दिया कि अब हम ये जो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद जो है, ये जो सामंतवाद है, सॉरी, तो सामंतवाद के को हम ख़त्म कर रहे हैं और ये जो ज़मीन है, लैंड जो है, जो किसान बुआई करते हैं उनकी हो गई है। तो सामंतवाद का ख़त्म करना ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही शुरू हुआ और कहीं आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे फ्यूडल रिजीम को इन्होंने ख़त्म कर दिया, साथ ही साथ तीत को भी ख़त्म कर दिया। तीत क्या है आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा। अभी देखिए एक तरह का धार्मिक टैक्स था ये। उसके बाद यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लेके आए सबके लिए कि चाहे कोई भी स्टेट का लोग हो, फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो या थर्ड स्टेट हो, सबके लिए यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही यहाँ पे टैक्स देंगे। फिर है फ्यूडल लॉर्ड जो थे, उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा, उनको इतना ज़्यादा डर लगा इस चीज़ का कि उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब होने वाली है, लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे, लोग उनको मार भी देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सालों तक इन लोगों का, छोटे फार्मर्स का शोषण किया है। वो लोग अपने कर्मों को जानते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो वो अपना देश छोड़ के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो पड़ोसी देशों में जाके शिफ्ट होने लग गए। कोई स्पेन चला गया, कोई ऑस्ट्रिया चला गया, क्योंकि उनके बीच में ये डर बैठ गया था कि लोग उनको मार देंगे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। फिर है चर्च के ऊपर किस तरह के रेगुलेशंस लेके आई नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा, तीर्थ जो है इसको अबोलिश कर दिया। तो तीर्थ एक तरीके का एक धार्मिक टैक्स होता था बेसिकली, जो चर्च को देना पड़ता था। अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा चर्च को देना ही पड़ता था, लीगली देना पड़ता था। कोई एक तो होता है डोनेशन जो आप धर्म के लिए करते हैं, वो नहीं, यहाँ पे कंपलसेशन था कि आपको ये 1/10 हिस्सा देना ही पड़ेगा चर्च को। तो इसको तो सबसे पहले ख़त्म कर दिया। उसके बाद कहा कि जो क्लर्जी हैं ये बहुत ज़्यादा है, इतने क्लर्जी की हमें ज़रूरत नहीं है, 1.5 लाख क्लर्जी क्या करेंगे इतने से फ्रांस में। तो इनकी संख्या जो है वो 1/3 कर दी कि बाकी सबको तो हटा दिया कि अब क्लर्जी नहीं हो, आप आम आदमी हो। और उसके बाद इनको सिविल ऑफिसर्स बना दिए कि इनके लिए इनको आप पैसा दे देंगे मंथली, इनके लिए एक तरीके की पेंशन या आप इसके बन देंगे सैलरी दे देंगे, लेकिन इनको कोई आप टैक्स नहीं देंगे, इनको कोई ज़मीन नहीं देंगे। इनको इस तरीके से डोनेशन के नाम पे बहुत सारी जो पूंजी और प्रॉपर्टी को दबा के बैठे थे उनसे ये सब छीन लिया। तो ये जो इनके पास लैंड थी, 10% क्लर्जी के पास ज़मीन थी चर्च के पास, उसको यहाँ पे नेशनल असेंबली ने एक्वायर कर लिया, उसको इनसे छीन लिया। ठीक है, तो ये सब बातें जब हो रही थी तो चर्च के राइट्स को बेसिकली कम कर दिया। तो चर्च के राइट को जब कम कर दिया तो यहाँ से बहुत सारे असेट्स इनको मिले, नेशनल असेंबली को, जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको मिले। तो उससे क्या है, ये जो पोप जो थे वो गुस्सा हो गए और वो पसंद भी नहीं करते थे एनसीए को, यानी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को पसंद भी नहीं करता था। बहुत सारी उन्होंने उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी भी करी, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट निकला नहीं, क्योंकि लोगों का सपोर्ट था नेशनल असेंबली की साइड। ठीक, तो इस तरीके से चर्च के जो राइट हैं उनको कम किया गया। आगे चल के तो देखेंगे चर्च के साथ और भी इनके राइट्स को कम किया जाएगा, बहुत सारे चर्चेज को बंद भी करवा दिया जाएगा जब और रेडिकल यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी आएंगे, तब देखना क्या क्या होता है। ठीक है, फिर एक बड़ा डॉक्यूमेंट आता है और जो इनका संविधान लिखा गया उसमें शुरुआती समय जो था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगा, 1791 तक जाके कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा गया, लेकिन 26 अगस्त को एक बड़ा इन्होंने डिक्लेरेशन भेजा जो कि इनकी प्रियम्बल भी बना कि हमारा संविधान कैसा हो। जैसे भारतीय संविधान में भी प्रियम्बल है ना, उस प्रियम्बल में भी फ्रांस की क्रांति से कुछ शब्दों को लिया गया है, मैं आपको बताऊंगा।
तो उसी तरीके से इन्होंने एक प्रियम्बल सी लिखी और उसमें एक सबसे पहले लेके आई है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। तो लोगों के अधिकारों के बारे में था ये, जिसमें टोटल 17 आर्टिकल थे, जिसके अंदर बात की गई थी लिबर्टी की, इक्वलिटी की, प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार है उसकी, उसके अलावा रेसिस्ट ऑपरेशंस, राइट टू रेसिस्ट ऑपरेशंस, यानी कि जो शोषण के विरुद्ध जो हमारी जो लड़ाई है उसके लिए इन्होंने अधिकार दिया। तो ये जो डिक्लेरेशन था ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, दुनिया के लिए। दुनिया के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटेन। तो आप जानते हैं कि 1215 में जो कि ब्लड रेड रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, जहाँ पे वहाँ के नागरिकों को मैग्ना कार्टा के थ्रू राजा ने अधिकार दिए थे। वहाँ पे कोई क्रांति नहीं हुई थी, लोगों ने अधिकार मांगे और उनको दे दिया, इसीलिए उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद यूएस बिल्स ऑफ राइट्स जो हैं, अमेरिका में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक बिल आया था 1789 से 91 के बीच में, इसी समय पे, सेम टाइम पे। इन दोनों की कॉन्टेम्परेरी थे, क्योंकि यूएस भी उस समय आज़ादी हुआ था, उनकी पहली सरकार ही बनी थी, तो वो भी अपना संविधान लिख रहे थे और इधर फ्रांस अपनी क्रांति के दौरान अपने संविधान लिख रहा था। तो यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है जो ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स की बात करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको दुनिया भर के अलग अलग संविधानों में इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी जो शब्द हैं हमारे जो मौलिक अधिकारों में तो इनकी बात कर ही रखी है, लेकिन हमारी जो प्रियम्बल है उसमें भी इनको शामिल किया गया है। तो ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं और फ्रांस की क्रांति में इनके बारे में सबसे पहले बात हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। इस डिक्लेरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बात है और ये आपने कई बार सुनी भी होगी, ये कोट, मेन आर बोर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। तो आदमी जो है, स्पेसिफिकली आदमी ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, औरत नहीं, सिर्फ पुरुषों की बात करी थी इस आंदोलन की। यही एक कमी थी ये शुरुआती जो डिक्लेरेशन था इसमें, कि पुरुष जो है वो फ्री पैदा होता है और उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हमेशा। इसमें सभी इन पुरुषों को, स्पेशली जो 25 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं जो कि टैक्स पेयर हैं, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेजिस्लेचर में वोट डालने का और पार्टिसिपेशन करने का अधिकार दिया गया। तो कमी क्या थी, विमेन और स्लेव जो थे उनको पैसिव सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया, उनको एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया। मैंने आपको बताया था लगभग 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या हुआ करती थी उस समय फ्रांस की, इसमें से लगभग 4 से 5 लाख लोगों को ही एक्टिव सिटीजन माना गया। तो आप देखिए ट्रू मायने में अभी तक इनको आज़ादी मिली नहीं है। 4 से 5 लाख लोग थर्ड स्टेट में, हमने ये जब आंदोलन हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि थर्ड स्टेट के सभी लोगों को अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 से 5 लाख लोग जो कि टैक्स पेयर थे, उन्हीं को यहाँ पे अभी लेजिस्लेचर में उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा था। हालांकि दूसरे फील्ड में अगर आप देखेंगे तो विमेंस को और दूसरे लोगों को भी यहाँ पे कुछ कानूनी तौर पर मदद मिली। फ्यूडलिज्म तो ख़त्म हुआ ही हुआ, तो बाकी लोगों को हेल्प मिली ही मिली, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें लेजिस्लेचर में तो उसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स तो जो थे उन्हीं को राइट्स मिले। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा कि विमेंस को फ्रांस के अंदर वोटिंग के राइट्स कौन से साल में मिले। बहुत लेट मिले हैं, कब मिले हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद फ्रांस जो है वो बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि संविधान तो रहेगा और मोनार्की भी रहेगी, राजा तो रहेगा, लेकिन वो संविधान के दायरे में रह के काम करेगा। वो डेस्पोट नहीं रहा है, वो निरंकुश नहीं रहा है, उसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल रहेगा संविधान का। तो 3 सितंबर 1791 को नेशनल असेंबली ने जो अपना पहला संविधान है उसको पूरी तरीके से लिख दिया था। तो अभी संविधान पहला ही लिखा गया है, आगे चल के फिर से संविधान लिखा जाएगा, उसके बाद फिर से संविधान लिखा जाएगा, फिर से संविधान लिखा जाएगा। क्यों, वो सब चीज़ें हम डिस्कस, अपने आप पता चल जाएगा कि ये फेल कैसे हो जाएगा ये वाला सिस्टम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मोनार्क के ऊपर कंट्रोल करना है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया गया। और कैसे किया गया वो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को। एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करेंगे, ये बात आपको पता है। जो वीमेन है, चिल्ड्रन है, जो 25 साल से कम उम्र के लोग हैं, और साथ ही साथ स्लेव जो हैं उनको पैसिव सिटीजन माना गया, और इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी थी, तो इनके पास तो राइट था नहीं वोटिंग का। उसके बाद ये लोग जो हैं वो इलेक्ट्रोल्स को वोट करते हैं।
ठीक है, जैसे अमेरिका में आप राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो थोड़ा थोड़ा उस तरीके का सिमिलरली देख लो, कंप्लीटली तो नहीं। जहाँ वैसे इलेक्टोरल कॉलेज को वहाँ पे चूज करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्टोरल को चूज किया जाएगा वोटिंग के थ्रू। वो इलेक्टोरल जो हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करेंगे। उस नेशनल असेंबली में से मिनिस्टर्स बनेंगे आगे चल के, जिनके पास मेन कंट्रोल रहेगा, जो डिसीजन लेंगे लेजिस्लेचर के रिलेटेड, जो कानून बनाएंगे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी रहेंगे। तो ये मिनिस्टर्स बन गए। साथ ही साथ किंग को, जो राजा था लुई 16 उस समय, उसको भी वीटो का पावर दिया गया कि कोई भी डिसीजन है उसमें आपका वीटो रहेगा। वो वीटो तो आप समझते ही हैं कि स्पेशल पावर, कि अगर कहीं कुछ मामला फंस जाए तो वहाँ पे राजा की चलेगी, इन मिनिस्टर से भी ज़्यादा, तो वो वीटो पावर हो गई उसके पास। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव थी। और मेन बात ये है कि जुडिशरी जो थी वो आज जैसे आप देख रहे हैं भारत में जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो लोगों के द्वारा वोटिंग के थ्रू नहीं चूज़ की जाती। वो किस तरह से हैं, उसमें कंप्लीटली जैसे एक तरीके से उसका सिलेक्शन होता है, उसका वोटिंग के थ्रू वो नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, उसका सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ करता था, वोटिंग के थ्रू इलेक्शन हुआ करता था। तो जुडिशरी जो है वो इस तरीके से काम करती थी। ये 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया फ्रांस में, उसकी बात है। लेकिन ये सिस्टम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं। अब पॉलिटिकल ग्रुप्स का राइज होने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। वो है कि आज आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को बार बार सुनते हैं कि ये लेफ्ट विंग पार्टी है, ये राइट विंग पार्टी है, ये लेफ्ट है, राइट है, वामपंथी, दक्षिणपंथी। ये जो शब्द हैं ये सबसे पहले कहाँ से आए? ये शब्द का राइज जो है लेफ्ट विंग और राइट विंग, ये भी सबसे पहले फ्रांस की क्रांति से ही शुरू हुए। तो जब हम वो स्टेट जो जर्नल थी उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, दो तरह के लोग थे, एक राजा के लेफ्ट में बैठे थे, एक राजा के राइट में बैठे थे। जो राजा के राइट में बैठे थे वो प्रो मोनार्की थे, यानी कि वो राजा के समर्थक थे, वो राजा को रखना चाहते थे कि राजा है वैसा रहे, सिस्टम वैसा ही रहे। और वो कंजर्वेटिव्स इनको माना जाता है, जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो चेंजेस को ज़्यादा स्वीकार नहीं करते, जो जैसा चल रहा है वैसा उसी को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग थे जो प्रो रिवॉल्यूशन थे, प्रो रिवॉल्यूशन थे, जो चाहते थे मोनार्की को हटाया जाए, रिपब्लिक को बनाया जाए, और जो चेंज को करना चाहते थे, लिबरल थे, वो थे लेफ्ट की तरफ। तो एक तरफ आ गई लेफ्ट विंग, जो लेफ्ट में बैठे थे उनको लेफ्ट विंग कहा गया, और जो राइट में बैठे थे उनको राइट विंग कहा गया। तो इस चीज़ के ऊपर आप पूरी तरह से जजमेंट मत कीजिएगा कि लेफ्ट विंग पार्टी सही है कि राइट विंग पार्टी सही है कि क्या है। आज इनकी परिभाषा बड़े लार्जर एस्पेक्ट में बदल गई है। बहुत सारी पार्टियां लेफ्ट राइट में जो हैं उनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो चुकी हैं अभी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में यहाँ से लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट आया था। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल ग्रुप्स किस तरह से राइज हुए उस समय के फ्रांस में। तो तीन ग्रुप्स थे स्पेशली, एक तो जैकोबिन्स थे, एक जिरोडेंस थे, और एक थी सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन। तो ये महिलाओं का ग्रुप था जिनको ऐसा लगता था कि इनको तो इस आंदोलन में अलग थलग छोड़ दिया गया है। और बात ठीक भी थी, क्योंकि इनका जो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन था वो बिल्कुल जीरो था, इनको पैसिव सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। तो इनकी अलग पार्टी थी। इनका ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा आगे, लेकिन स्पेशली हमें जैकोबिन्स और जिरोडेंस के बारे में पढ़ना है। जैकोबिन्स जो थे उसका फाउंडर तो था मैक्सिमिलियन डी रॉबिस्फियर। इस आदमी के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, और इसने काफ़ी वो मैंने बताया था ना रेन ऑफ टेरर, वो इसी ने शुरू किया था। कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। इनका नाम पहले तो हुआ करता था, इस सोसाइटी का नाम जैकोबिन क्लब्स का, फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो इनका ये नाम था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम रख लिया था सोसाइटी ऑफ जैकोबिन्स, या फिर जैकोबिन्स इनको बोला जाता था। मेनली ये पुअर क्लास के लोग थे, स्पेशली इनमें लेबरर थे, लेबर क्लास थी शहरों वाली। फार्मर्स भी थे, आर्टिशियंस भी थे, लेकिन मेनली जो है शहरों की फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे वो इसके मेंबर थे। लेबर क्लास स्पेशली उनकी यूनियन की तरह ये पार्टी काम करती थी। ये प्रॉपर रेडिकल थे, मतलब एक्सट्रीम रेडिकल थे ये। हालांकि ये भी आंदोलन चाहते थे, ये भी आंदोलन चाहते थे, दोनों ही रिपब्लिक चाहते थे स्टेट को, लेकिन दोनों की थोड़ी अलग अलग सोच थी। जैकोबिन्स चाहते थे कि राजा पूरी तरह से हट जाए, राजा का कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, उसको किसी तरीके का वीटो नहीं मिलना चाहिए। लिबरल जो थे जिरोडेंस, ये चाहते थे जैसे ब्रिटेन में चल रहा था सिस्टम, थोड़ा वैसा चाहते थे कि राजा तो रहे, मोनार्की रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे। राजा को हम ज़्यादा पावर नहीं देंगे, लेकिन उसको एक तरीके से एक रेस्पेक्ट देने के चक्कर देने की तरह, जैसे ब्रिटेन में ट्रीट किया जाता है रानी को और राजा को, वैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। शुरुआत में ये क्या चाहते थे। साथ ही साथ एक बात ये थी, जैकोबिन्स को ऐसा लगता था
कि ये जो आंदोलन है इसको अपर मिडिल क्लास ने और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो जिसको हम बुर्जुआसी बोल रहे हैं, उसने इसको हाईजैक कर लिया है और ये आंदोलन मेनली उन्हीं को बेनिफिट कर रहा है। हम जो लेबर क्लास हैं और जो छोटे फार्मर्स हैं उनको तो कोई इससे ज़्यादा फ़ायदा हो भी नहीं रहा है। और कुछ मायनों में इनकी बात ठीक भी थी। आपको दिख रहा है कि जो एक्टिव मिडिल क्लास थी वो 4-5 लाख लोगों को ही लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार मिल रहा था, लोअर क्लास जो थी उसको मिल नहीं रहा था। तो इनका जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, शुरुआत में तो ये नहीं चमका, शुरुआत में तो जेरोडेंस चमके। और क्यों क्यों चमके? क्योंकि शुरुआत में जो 1791 तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें जेरोडेंस की भूमिका भी थी, और हालांकि जैकोबिन्स की भी थी, लेकिन जेरोडेंस पढ़े लिखे थे और अपर मिडिल क्लास थी, इनमें ज़्यादातर एजुकेटेड क्लास थी। तो उन्होंने क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने में ज़्यादा मदद करी, और नेशनल कन्वेंशन में, लेजिस्लेचर असेंबली में इनका रोल शुरू में ज़्यादा रहा। हालांकि शुरुआत का जब किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग नहीं बनी थी, जैकोबिन्स और जेरोडेंस साथ में काम करते थे, तो उसको मोंटागार्ड्स बोलते थे, मोंटान गार्ड्स साथ में काम करते थे। लेकिन बाद में इनके बीच में कुछ मतभेद हो गए, तो जैकोबिन सोसाइटी अलग हो गई और जेरोडेंस अलग हो गए। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल ग्रुप्स यहाँ पे अलग हो गए, और उनकी विचारधाराओं में भी थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक परिवर्तन दिखेगा। उसके बाद है फ्रांस अबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए प्योर रिपब्लिक। कैसे? अभी तक तो देखिए मोनार्की बना था, मोनार्की के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फेल हो गई। क्या हुआ ऐसा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फेल हो गई? देखिए आपको याद ही होगा कि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानेंगे, क्योंकि मजबूरी थी उनकी, उनके पास कोई ज़्यादा चॉइस थी नहीं कि वो उसको मानने से मना कर दें। लोगों का सपोर्ट था कॉन्स्टिट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, तो उन्होंने इसको साइन कर दिया। लेकिन सीक्रेटली उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दिए किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। उस समय जो प्रूशिया के राजा हुआ करते थे, जो विलियम, सॉरी मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो फ्रेडरिक विलियम सेकंड, हाँ फ्रेडरिक विलियम सेकंड जो हुआ करते थे प्रूशिया के राजा, उनके साथ इन्होंने सीक्रेटली नेगोशिएशन शुरू कर दिए। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया का जो अंपायर था, जो हाम्सबर्ग अंपायर था, उनके साथ भी इन्होंने बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत किस चीज़ की? बातचीत ये कर दी कि मेरा जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ऊपर लागू कर दिया जा रहा है, मेरे को बाउंडेशन लगाई जा रही है, तो मेरा जो अधिकार छीन लिए वो मुझे वापस दिलाओ। ये बात ये सीक्रेटली कर रहे थे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने अचानक से डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स कर दिया। तो प्रूशिया का राजा जो मैं बता रहा हूँ फ्रेडरिक विलियम सेकंड, उसने पिलनिट्स जगह है एक प्रूशिया में, और प्रूशिया यानी कि आज का प्रूशिया, पहले तो अलग हुआ करता था लेकिन आज के जर्मनी में पड़ता है ये, मान लो बेसिकली। तो प्रूशिया के राजा ने क्या कर दिया, इनके ऊपर, फ्रांस के ऊपर कहा कि हम मोनार्की को सपोर्ट करेंगे, फ्रांस की मोनार्की को ओपनली सपोर्ट करेंगे और वहाँ के रिवॉल्यूशनरी जो हैं उनका दमन करेंगे। ये बात इन्होंने ओपनली कह दी। ये बात जो ही इन्होंने की तो यहाँ की जो नेशनल असेंबली थी और जो फ्रांस के लोग थे वो इनसे जो है अचानक से गुस्सा हो गए। गुस्सा अचानक से क्यों होंगे? उन्होंने कहा कि अगर लुई 16 ने कहीं ना कहीं तो हेल्प मांगी होगी इनसे, ऑस्ट्रिया और रशिया से, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से, तभी तो वो हम पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। और कोई फॉरेन पावर को हम पे ऊपर हमारे सॉवरेन कंट्री के इंटरनल मैटर्स में टांग अड़ाने की ज़रूरत ही क्या है? तो इसीलिए नेशनल असेंबली ने राजा के खिलाफ क्या कर दिया, अभियान जारी कर दिया, और उसके ऊपर केस चलेगा वो तो आगे की बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस नेशनल असेंबली ने कहा कि हम फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ अटैक करें, लड़ाई लड़ेगा। ये क्या हम पे अटैक करेंगे, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे और प्रूशिया के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने वोट किया और कहा कि हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करेंगे। और इनकी आर्मी थी जो नेशनल गार्ड्स जिनको बोलते थे, एक गार्ड आर्मी बना ली थी इन्होंने नेशनल गार्ड्स करके, उसने इनके ऊपर अटैक करने के लिए वो तैयार हो गए। और थाउजेंड्स ऑफ लोग, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आर्मी में सम्मिलित हो गए और उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग में भागीदारी ली। उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 डर गया। लुई 16 क्या हो गया, उसको डर लगा कि उसको लोग यहाँ पे खतरा है, और वो सोचा कि अब फ्रांस के अंदर तो उसकी दाल गलने वाली है नहीं, तो उसने यहाँ से भागने की कोशिश की। वो चाहता था कि वो किसी भी तरीके से ऑस्ट्रिया पहुँच जाए, जो कि उसका ससुराल था, ठीक है। मैरी एंटोनी जो उसकी रानी थी वो ऑस्ट्रिया से ही तो थी, तो वो भागना चाहता था, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया, लोगों ने देख लिया भागते हुए और उसका एस्केप जो है वो फेल हो गया।
उसके बाद लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। जो लोग समझते थे कि लुई 16 जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी साइन किया है, लुई 16 लोगों का भला भी चाहता है, वो फ्रांस को अच्छा ही चाहता है, वो लोग सोचने लग गए कि ये राजा जो अपने आप को कहता था कि मैं तो भगवान का अपॉइंट किया हुआ तुम्हारे लिए राजा हूँ, मेरे को रूल करने का अधिकार है, ये तो हमें छोड़ के मझधार में छोड़ के जा रहा है, इसको तो हमारी कोई पड़ी नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है। तो लोग और गुस्सा हो गए और लोगों ने कहा कि अब हमें कंप्लीटली रिपब्लिक स्टेट चाहिए, हमें ये राजा चाहिए ही नहीं, हमें इसको वीटो तो क्या, इसको राजा ही नहीं रखना है, इसको हटाओ, मोनार्की को अबोलिश करो। अब जिरोडिन्स शुरुआत में नेशनल असेंबली के लोग जिनका शुरुआत में जिरोडिन्स का उस पर प्रभाव ज़्यादा था, वो चाहते थे कि राजा रहे, मोनार्की रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे, लेकिन अब उनके पास भी कोई ज़्यादा चारा बचा नहीं था। लोगों का इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा दबाव था कि वो चाहते थे कि रिपब्लिक बने, तो रिपब्लिक के पक्ष में हो गए वो भी। तो उसके बाद राजा ने एक बार क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब्स के कुछ रेडिकल्स ने राजा के ऊपर कुछ अटैक कर दिया, ऐसे ही उसकी फैमिली के ऊपर। तो राजा के ऊपर अटैक कर दिया, तो राजा बच तो गया, लेकिन राजा भाग के नेशनल असेंबली के पास आया कि मुझे बचाओ। तो नेशनल असेंबली ने कहा कि हम आपको बचाएंगे क्या, अब हम आप पे केस चलाएंगे देशद्रोह का, क्योंकि आपने एक तो प्रूशिया ऑस्ट्रिया से मदद मांगी, जहाँ पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप फ्रांस के खिलाफ ही, फ्रांस में रहकर ही इसके खिलाफ एक तरीके से विदेशी ताकतों को भड़का रहे हैं और हमारे लोगों को मरवाना चाहते हैं, इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। तो लोगों ने इस पर केस चलवाया और उसके बाद यहाँ पे राजा और उसकी रानी जो मैरी एंटोनिया थी, उनको गियोटिन किया गया, उनका एग्जीक्यूशन किया गया। गियोटिन क्या है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन 21 जनवरी 1793 को लुई 16 जो कि यहाँ का राजा हुआ करता था, उसका एग्जीक्यूशन कर दिया, नेशनल असेंबली के द्वारा ही करवाया गया। तो राजा को यहाँ पे जो ही मरवा दिया गया, तो आप जानते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले गियोटिन को जान लेते हैं, फिर आगे आप बात करेंगे। गियोटिन क्या था, एक व्यक्ति था, जोसेफ गियोटिन नाम का एक डॉक्टर हुआ करता था, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था कि भाई ह्यूमन एग्जीक्यूशन के लिए, ह्यूमन मतलब थोड़ा जैसे फांसी पे किसी को लटकाते थे, है ना, फांसी पे लटका देते तो उससे क्या होता था, कई बार आदमी की मौत थोड़ी सी मतलब दर्दनाक होती थी, या किसी और तरीके से मारते थे तो उसकी दर्दनाक मौत होती थी। तो ऐसा ना करने की वजह से एक चीज़ बनाई गई जिसको बोलते थे गियोटिन, एक मशीनरी बनाई गई, ऐसी ब्लेड होती थी, इसके नीचे आदमी को सुलाया जाता था, गर्दन रखी थी, तो ये स्पीड से ब्लेड आती थी और उसकी गर्दन कट से अलग हो जाती थी। उससे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती थी, तुरंत मौत हो जाती थी। ठीक है, तो उसी तरीके से राजा को भी मारा गया, और इस गियोटिन से कितने लोगों को आगे मारा जाएगा रेन ऑफ टेरर में, तो आप देखेंगे ही आगे चल के। फिर फर्स्ट वॉर ऑफ कोएलिशन शुरू होता है 1793 से 97 के बीच में। कैसे? ज्यों ही राजा लुई 16 को मारा गया, तो फ्रांस के आसपास के जो राजा थे, स्पेन के राजा हुआ, उसके अलावा ब्रिटेन के राजा हैं, नीदरलैंड के राजा हैं, डच किंगडम हुआ करता था ना ये उस समय। तो ये जो राजा हैं ये भी काफ़ी पैनिक कर गए, उनको लगा कि ऐसा रिवॉल्यूशन फ्रांस में हो रहा है, हो सकता है कल को हमारे देश में हो जाए और हमारी भी ऐसी स्थिति हो। तो इसीलिए इस आंदोलन को दबाना बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलन की आग जो यूरोप में लगी है, इसको दबाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन सभी ने जाके प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने कहा कि अब हम भी आपके साथ हैं, और फ्रांस के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा है इसको दबाने के लिए, इसको क्रश करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए इन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया जिसको कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ कोएलिशन। ठीक है, हालांकि इस वॉर में अंतिम रूप से फ्रांस जीत गया। क्यों? एक तो लोगों का आंदोलन जो है वो इतना, उसको आंदोलन से इतना जुड़ाव था और अपने एकजुट था, यूनाइटेड थे लोग इस चीज़ के लिए कि हम विदेशियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ एक जो लीडरशिप थी नेपोलियन बोनापार्ट की, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सभी ने जानते ही हैं कि वो आधुनिक वर्ल्ड के सबसे अच्छे मिलिट्री लीडर्स में उनको माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त तो ऐसे तो एंशियंट राजा थे, लेकिन उनका भी नेपोलियन की उपाधि दी गई है। प्रूशिया का जो पर्शिया का राजा था नादिर शाह, उसको नेपोलियन ऑफ पर्शिया कहा जाता है। क्यों? किसी के आगे नेपोलियन लगने का मतलब है कि वो बहुत अच्छा मिलिट्री लीडर रहा होगा। तब समुद्रगुप्त ने अपनी ज़िंदगी में 100 लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके उसको नेपोलियन का टाइटल मिला। तो इसका मतलब आप जानिए कि नेपोलियन किस तरीके का योद्धा हुआ होगा, किस तरीके का वो मिलिट्री लीडर रहा होगा। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं नेपोलियन ने, और बहुत सारी लड़ाइयाँ नेपोलियन ने जिताई हैं फ्रांस को। ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ कोएलिशन है। इसी तरीके के 5 से 6 कोएलिशन वॉर हुए, 6 कोएलिशन वॉर हुए थे, जिसमें 2 तो यहाँ पे क्रांति के टाइम में हुए, उसके बाद नेपोलियन
नेपोलियन का, जब नेपोलियन एरा आया, जिनको नेपोलियन वॉर्स भी कहा जाता है, कोलिशन वॉर्स को, वो भी शुरू हुए। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी नेपोलियन ने और बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस भी मिली। लास्ट में जाके हार गए, एक बार तो कभी हारना ही था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर नेशनल कन्वेंशन शुरू हुआ 1792 से 95 के बीच में। ये क्यों शुरू हुआ? कोलिशन वॉर शुरू हो गया, राजा को मार दिया। तो राजा को मार दिया तो आपको एक बात तो पता चल गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट किस आधार पे बेस्ड था कि राजा के पास वीटो रहेगी, राजा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। लेकिन अब राजा तो रहा नहीं, तो अब इनको नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो कि प्योर रिपब्लिक का होगा, जिसमें राजा नहीं रहेगा। तो 1792 से लेकर 1795 का जो समय है उसमें मोनार्की को कंप्लीटली अबोलिश करने के बाद एक नया संविधान लिखा गया जिसमें राजा का कोई रोल नहीं था। ऐसा नहीं कि पूरा संविधान ही खत्म कर दिया और सब कुछ नया लिख दिया, कुछ कुछ चीज़ें उसमें परिवर्तित की गई। वो 17 आर्टिकल जो शुरुआत वाले थे वो बाद में भी रहे, उसमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी होती रही। एक तो चीज़ बनाई गई कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब ये पब्लिक सेफ्टी की जो कमिटी है, ये ऐसी कमिटी थी जिसका पूरी तरीके से कंट्रोल था इस लेजिस्लेटिव, ये जो नेशनल कन्वेंशन है इसमें। ये नेशनल कन्वेंशन बेसिकली एक तरीके की आप मान सकते हैं पार्लियामेंट ही थी, और इसमें भी एक कमिटी थी, ये इसका कंट्रोल ज़्यादा था, मतलब एक ग्रुप था छोटा, उनका पावर था इनके अंदर। और इस कमिटी के अंदर ज़्यादातर लोग थे जेकोबिन क्लब्स के। अब कारण ये देखिए कि जो प्रो मोनार्की के लोग थे, जो प्रो मोनार्की तो नहीं, आप ये मान सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में थे वो जेरोडिन्स थे। अब क्या है कि रिपब्लिक पूरी तरीके से बन चुका है, मोनार्की वाले लोगों को लोगों ने कम पसंद करना शुरू कर दिया। अब लोग जैकोबिन क्लब्स की तरफ शिफ्ट हो गए। अब जैकोबिन्स को वो ज़्यादा सपोर्ट करने लग गए। क्यों? क्योंकि जो जेरोडिन्स थे उन्होंने तो राजा को रखने की बात की थी और उस राजा ने धोखा दे दिया, तो लोग अब जैकोबिन्स को सपोर्ट करने लग गए। जैकोबिन्स को सपोर्ट करने लग गए तो यहाँ से रेन ऑफ टेरर शुरू होता है। देखिए, शुरुआत में तो इन्होंने जैकोबिन्स ने बहुत काम किया। काम किस तरीके का काम किया? इन्होंने स्लेवरी को ख़त्म किया, स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, साथ ही साथ आम आदमी को अधिकार देने की बात करी। इन्होंने कहा ये जो 4-5 लोगों को, इन्होंने 4-5 लाख लोगों को वोटिंग के अधिकार दिए ना, ऐसा नहीं करेंगे हम सभी को इक्वलिटी का अधिकार देंगे। जो गरीब किसान है, गरीब मजदूर है, सभी को हम अधिकार देंगे। अबोलिशन, स्लेवरी को ख़त्म कर देंगे। जो स्पेशली स्लेव्स तो वहीं से लाए जाते थे, अफ्रीका से, जो कि बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी लाए जाते थे, अमेरिका में और ब्रिटेन में भी लाए जाते थे। उसी तरीके से स्लेवरी का यहाँ पे अबोलिशन हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही नेपोलियन ने इस स्लेवरी को तो फिर से रीइंस्टॉल कर दिया। लेकिन स्लेवरी को ख़त्म करने वाले शुरुआती देशों में से एक था फ्रांस। एक बार के लिए तो इसने ख़त्म कर ही दिया था ना। ये चीज़ें हुई, चर्च को क्लोज किए गए, बहुत सारे चर्चेज को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तुड़वा दिया गया। हालांकि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और कुछ लोगों को पसंद भी आई कि ये लोग, जो चर्च के लोग जो इतने सालों से राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल लेके आ गया। तो बात यह है, रेन ऑफ टेरर जो है ये जैकोबिन्स के टाइम पे आया, और जैकोबिन्स का जब कंट्रोल हुआ उसमें भी जो मेन लीडर था इसका वो था मैक्सिमिलियन डी रॉबिन्सपियर। रॉबिन्सपियर ने क्या किया कि पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की पावर को, और उसने कहा कि जो भी आदमी, कहा क्या उसने इनडायरेक्टली, जो भी आदमी रॉबिन्सपियर और उसके विचारों के खिलाफ था उसको गियोटिन करवाना शुरू कर दिया। वो गियोटिन की मशीन आपको याद ही है जिसमें ऊपर से फरसा आता था, और ऐसे करके लगभग 15 से 20 हजार लोगों को यहाँ पे गियोटिन किया गया। 15 से 20 हजार लोग बहुत होते हैं, और ये समय आप देख रहे हैं कि 2 या 3 साल के अंदर इतना लोगों को यहाँ पे मरवाया गया। तो ये पॉलिटिकल किलिंग थी एक तरीके से। यहाँ पे क्लर्जी हो, नोबल हो, या फिर कोई पॉलिटिकल लोग हों, किसी को भी बख्शा नहीं गया, हर किसी को यहाँ पे गियोटिन किया गया। ठीक है, और जो भी आदमी रॉबिन्सपियर के खिलाफ था उसको यहाँ पे इसने गियोटिन कर दिया। जो भी व्यक्ति उसके खिलाफ बात भी बोल देता था, कोई आर्टिकल भी लिख देता था, उसको गियोटिन कर दिया जाता था। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे रूल लेके आए गए रॉबिन्सपियर के द्वारा, जैसे कि एक तो राशन जो है उसमें मीट और ब्रेड को बेचा गया, दिया गया। वेजेस को फिक्स कर दिया गया कि भाई इससे ज़्यादा वेज नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा गुड्स नहीं मिलेंगे। एसेंशियल गुड्स के ऊपर जो कीमत है उसको स्पेशली प्राइस को मिक्स कर दिया कि वीट की कीमत ये है तो ये फिक्स रहेगी, इसको बदला नहीं जा सकता, है ना। तो फिक्स प्राइस कर दी, और उसके अलावा वेजेस को फिक्स कर दिया। साथ ही साथ किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपनी खेती जो है, जो अपनी धान है, उसको खुद बाद में रखेंगे, पहले आर्मी को और शहरों में पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के भी समर्थन में नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास खुद के खाने के लिए सामान नहीं बचता था, उनको बेचना पड़ता था। ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई।
तो इतना ज़्यादा जो रॉबिन्सपियर का जो टेरर का टाइम चल रहा था, लास्ट में लोग रॉबिन्सपियर के जो ग्रुप के लोग थे, जो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो बनी थी, उसी के लोगों ने रॉबिन्सपियर के ऊपर भी केस चलाया और इसको देशद्रोह के आरोप में 1794 के जुलाई में गियोटिन कर दिया। तो फाइनली रॉबिन्सपियर भी इतने लोगों को मरवाने के बाद उसको भी गियोटिन ही किया गया। उसके बाद क्या है, जैकोबिन जो गवर्नमेंट है उससे लोग परेशान हो गए थे। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी वाली जो पॉलिसी थी और नेशनल कन्वेंशन था, इससे बहुत लोग गुस्सा हो गए थे और उन्होंने इनको हटाने में मदद करी। और ये जो नेशनल कन्वेंशन का टाइम है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। जब नेशनल कन्वेंशन ख़त्म हो गया तो एक नया रूल आया, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। देखिए तीसरी बार हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम। तो 22 अगस्त 1795 एक नेशनल कन्वेंशन जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया और जिरोडेंस के हाथ में फिर से ताकत आ गई। जो जिरोडेंस एक बार के लिए बैक ट्रैक चले गए थे 3 साल के लिए, अब उनके हाथ में फिर से ताकत आ गई। जो बच गए थे रेन ऑफ टेरर में, जिनको जिरोडेंस को, वैसे तो बहुत सारे जिरोडेंस को तो मरवा ही दिया था रॉबिन्सपियर ने, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने फिर से यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इसमें अब की बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। जैसे हमारा है ना राज्यसभा लोकसभा बाई कैमरल 2 सदन वाला, वैसा बनाया गया, जिसमें एक तो बोला गया काउंसिल ऑफ एंशियंट्स और दूसरा बोला गया काउंसिल ऑफ 500। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर इनका बना और इसमें भी 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी बनाई गई जिनके हाथ में मेनली पावर हुआ करती थी। ठीक है, 5 मेंबर की। हालांकि इनका मकसद ये हुआ करता था, ये जो डायरेक्टरी रूल बना था इसका मकसद ये था कि एक आदमी के हाथ में पावर ना आ जाए, जैसे कि रॉबिन्सपियर की आई, तो वरना फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। हमने डेस्पोट को हटाया और फिर उसकी जगह हम एक चुने हुए ऐसे आदमी को ले आए जो कि खुद डिक्टेटर बन जाए, तो इसको भी सही नहीं है, इसलिए डायरेक्टरी रूल आया। तो शुरुआत में ये जो नई रिजीम आई थी, इससे काफ़ी जैकोबिन्स जो थे और रॉयलिस्ट जो थे वो इससे नाखुश थे, उनको पसंद नहीं आ रही थी। और आते ही इन्होंने एक चीज़ और कर दिया, वो जो पैसिव सिटीजन्स थे उनसे वोटिंग राइट्स जो दिए थे ना पहले रॉबिन्सपियर के टाइम पे, वो वापस से छीन लिए। अब उनसे फिर से इन्होंने कहा कि अब वही लोग जो एक्टिव सिटीजन हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उन्हीं को अधिकार है यहाँ पे वोट करने का। अब बात यह है कि रॉयलिस्ट और जैकोबिन्स खिलाफ थे इस नेशनल डायरेक्टरी रूल के, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि एक तो जनता का सपोर्ट था इनके पास शुरुआत में, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे पीछे जैकोबिन्स के रूल से, और दूसरी बात थी नेपोलियन का समर्थन था इनके पास। डायरेक्टरी रूल वालों के पास नेपोलियन का समर्थन था और नेपोलियन के पास थी आर्मी। वो आर्मी, नेपोलियन को बहुत लोग मानते थे क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारी लड़ाइयाँ इनको जिताई थी। और फर्स्ट वॉर ऑफ कोएलिशन जो यही समय पे ख़त्म हुआ 1797 में, वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे नेपोलियन ने फ्रांस और प्रूशिया और ब्रिटेन, इन सभी देशों को बुरी तरह से हरा दिया। देखिए आप कितने सारे देश थे वहाँ पे, नीदरलैंड्स थे, उसके अलावा ब्रिटेन था, प्रूशिया था, स्पेन था, इन सभी देशों को अकेले यहाँ पे फ्रांस की सेना ने हरा दिया, जबकि उनके देश में क्रांति चल रही है वो अलग। और उसके बाद क्या होता है डायरेक्टरी रूल में, आप ये देख सकते हैं जैकोबिन्स की सरकार गिरी, और इस चीज़ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है ये नेपोलियन बोनापार्टे हैं। फिर कॉन्सोल्यूट, साल 1799 से 1804 के बीच में कॉन्सोल्यूट चला। 1799 तक ये डायरेक्टरी रूल है, इससे भी नेपोलियन बहुत ज़्यादा ऊब चुका था। उसने सोचा कि अब मैं खुद ही कंट्रोल कर लेता हूँ, सरकार में खुद ही आ जाता हूँ। शुरुआत में तो डायरेक्टरी रूल्स के जो डायरेक्टर्स थे उनका बहुत चहेता था नेपोलियन, लेकिन बाद में नेपोलियन ने खुद ही यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया और उसने कहा कि अब कॉन्सोल्यूट की सरकार रहेगी। कॉन्सोल्यूट यानी कि 3 लोगों की एक तरीके से डायरेक्टरी थी, इसमें खुद फर्स्ट कॉन्सुलेट बन गया, कॉन्सूल बन गया, उसके अलावा 2 और कॉन्सुलेट थे, उन्होंने बन गया। तो 9 नवंबर 1799 को ये मिलिट्री coup हुआ। और आज जब मैं 2021 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता ही है कि फरवरी महीने में जिस तरीके का तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उसी तरीके से कुछ हुआ। लेकिन वहाँ पे लोगों ने देखो अब आंदोलन कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं था। कारण ये है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा खुश थे नहीं। डायरेक्टरी रूल को भी देख चुके थे, उससे पहले जैकोबिन्स के रूल को भी देख चुके थे, उससे पहले नेशनल असेंबली के रूल को भी देख चुके थे। उनको ज़्यादा परिवर्तन मिल नहीं रहा था। कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता थी, 4-5 लाख लोगों को अधिकार मिले थे, ज़्यादा को मिले भी नहीं थे, महिलाओं की स्थिति ज़्यादा सुधरी नहीं थी। तो लोगों ने नेपोलियन के खिलाफ ज़्यादा आंदोलन किया नहीं। शुरुआत में तो उनको लगा कि नेपोलियन ही हमारा हीरो है और वही ठीक करेगा सब चीज़ों को, ठीक है। तो इसको वो ऐसे नहीं मान रहे थे कि वो तख्ता पलट है, ऐसा था ही नहीं, उनके लिए ऐसी चीज़ थी नहीं। धीरे धीरे बाद में रियलाइज़ हुआ जब 1804 में नेपोलियन ने कहा
कि वो अब एम्परर ऑफ फ्रांस हैं। उन्होंने खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। ये फर्स्ट काउंसिल और सेकंड काउंसिल वगैरह सब चीज़ें हटा दी। 1799 में कहा कि ये रिवॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब नेपोलियन का समय शुरू हो चुका था। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखते हैं कि नेपोलियन का रिजीन शुरू हुआ तो 1803 से बात करें हम, 1804 से बेसिकली, तो 1804 से लेकर 1805 तक जो 15 तक जो है नेपोलियन यहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाइयों में, कॉन्फ्लिक्ट में यूरोपियन नेशंस के साथ लड़ता है, जिनको नेपोलियनिक वॉर कहते हैं, या फिर आप सेकंड वॉर बोल सकते हैं, कॉलिएशन वॉर, थर्ड कॉलिएशन वॉर, फोर्थ कॉलिएशन वॉर, ऐसे कॉलिएशन वॉर चलते थे, लेकिन इनको नेपोलिक वॉर बोलते हैं, नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियन ने लड़े, बहुत सारे देशों के साथ लड़े, बहुत सारी लड़ाइयों में नेपोलियन को मदद मिली। अंत में 1814 में जो है नेपोलियन को कैप्चर कर दिया गया कोलिशन फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद नेपोलियन को यहाँ पे 40s की एज में, देखो अभी भी 40 साल का हुआ है यहाँ पे 1814 में, तो 18-20 साल का था तब से लेकर 30 साल तक, तो इतना कुछ इसने हासिल कर लिया था अपनी ज़िंदगी में। 40 साल की एज में इसको यहाँ से छोड़ना पड़ा। उसके बाद लुई 18 फिर से उसी बर्बन डायनेस्टी का एक व्यक्ति फ्रांस का राजा बन जाता है, यानी फाइनली फिर से वहीं पे चक्कर आ जाता है जहाँ पे शुरू हुआ था। बर्बन डायनेस्टी से वापस बर्बन डायनेस्टी पे हम आ गए हैं। और फिर 18 जून को 1815 में वाटरलू की लड़ाई में, बैटल ऑफ वाटरलू जो कि ब्रुसेल में है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल, वहाँ पे एक लड़ाई होती है। वहाँ पे प्रूशिया और ब्रिटिश की आर्मी ने यहाँ पे नेपोलियन को घेर लिया और नेपोलियन को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। और उसके बाद ये जो हेलेना की जेल है, सेंट हेलेना, ब्रिटेन का एक द्वीप है, वहाँ पे 51 साल की एज में 5 मई 1821 को नेपोलियन की डेथ हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि कैंसर से इनकी डेथ हुई, स्टोमक कैंसर से। कुछ लोगों का मानना है कि धीरे धीरे करके जहर दिया गया था नेपोलियन को ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, उससे डेथ हुई। तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद करते हैं ना, शुरू में मैंने क्या कहा था, मोनार्की से शुरू हुआ, रिपब्लिक बना, डिक्टेटरशिप आई और फिर मोनार्की इंस्टॉल हो गई। ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी। लेकिन लास्ट एक चीज़ बची है कि इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दुनिया के इतिहास पे क्या इम्पैक्ट है, इसकी लेगेसी क्या है, क्या इसने पाया, क्या इसने खोया। बात यह है कि मोनार्की से शुरू हुआ था, वापस मोनार्की पे पहुंच गया, तो क्या ज़्यादा चेंज देखने को मिला? पॉलिटिकल चेंज नहीं दिखा। जहाँ पॉलिटिक्स थी, जहाँ राजा था, वहाँ राजा आ गया वापस। वीमेंस की स्थिति को देखी, वहाँ पहले भी वीमेंस आज़ाद नहीं थी, स्लेव्स आज़ाद नहीं थे, स्लेवरी को बीच में बैन किया गया, लेकिन फिर से स्लेव्स आ गए। फ्यूडलिज्म फिर से थोड़ा आ गया है। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, जो लोगों की स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो भी कुछ ज़्यादा चेंज हुई नहीं, क्योंकि इतने सारी तो लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं इनके देशों ने। लेकिन फिर भी बहुत बड़े इम्पैक्ट आए। एक तो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करनी, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स के बारे में हुआ था, वो बहुत बड़ी बात थी। लोगों के बीच में नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसका डेवलपमेंट हुआ, कि लोग एकजुट होना शुरू हो गए दूसरी देशों के खिलाफ। ये जो है वेलफेयर स्टेट का भी कारण बना आगे चल के। उसके बाद है रिपब्लिक मोनार्की जो हैं उनका राइज हुआ यूरोप में। जैसे कि ऐसे तो पहले भी था रिपब्लिक मोनार्की, अगर आप बात करें ब्रिटेन की, तो वो रिपब्लिक मोनार्की बन चुका था इससे पहले, लेकिन मेनली वहाँ के राजा के पास ताकतें हुआ करती थी, खूब ताकतें हुआ करती थी। धीरे धीरे अब कम हुई हैं। तो राजा को ताकत कम देना और उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करना, इस चीज़ की शुरुआत हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। उसके बाद दुनिया भर के देशों में, स्पेशली यूरोप के जो देश हैं, उनमें इस चीज़ का एक सोच डेवलप हुई कि जैसे फ्रांस ने किया वैसे हम भी कर सकते हैं। स्पेशली उनकी लास्ट में, हालांकि उनके यहाँ राजा आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लंबे समय तक अपने राजा को हटा दिया, सत्ता से हटा दिया। जो इतनी पावरफुल डायनेस्टी थी उसको साइड में कर दिया। इतनी इनकी वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, इनका बहुत राइज हुआ। ये ऐसे शब्द आए कि इंसान फ्री है, फ्री रहना चाहिए, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं, इनका इनलाइटनमेंट हुआ और इनका स्प्रेड दुनिया भर में हुआ और नई नई डेमोक्रेसी का राइज हुआ। स्पेशली साइड में अमेरिका के रिवॉल्यूशन का भी बहुत फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। फ्यूडलिज्म जो है वो गॉन फॉर एवर हो गया। यहाँ पे फ्यूडलिज्म हालांकि देखने को मिलता है बाद में भी, काफ़ी लंबे समय तक, 20वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है, लेकिन फ्यूडलिज्म का जो यूरोप में स्पेशली जो कल्चर है उसका बहुत ही धक्का लगा, कि जो बहुत सारे लोग जो फ्यूडलिज्म से दबते थे, वो उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और अपने फ्यूडल लॉर्ड से उन्होंने ताकत को धीरे धीरे छीन लिया और उनको साइड लाइन कर दिया। साथ ही साथ चर्च की जो भूमिका थी और क्लर्जी की जो भूमिका थी, राजनीतिक हस्तक्षेप है, वो धीरे धीरे कम हुआ।
और इस राजनीतिक हस्तक्षेप की जो झलक है वो आगे चल के आप अलग अलग देशों में देखते हैं कि धीरे धीरे चर्च और जो गवर्नमेंट है उसके अंदर सेपरेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये इसकी लेगेसी थी। होपफुली आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यही था जिसने दुनिया के इतिहास की ये जो 10 साल की घटना है इससे पूरी दुनिया को प्रभावित किया और हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।